हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का वीडियो जो है वो है आपका BHDG 173 यानी समाचार पत्र और फीचर लेखन। ओके, इसमें ब्लॉक 1 ले लेते हैं और ब्लॉक 1 है समाचार पत्र और फीचर लेखन, राइट। ओके, तो ब्लॉक 1 आपका ये है और इसमें हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या इसमें यूनिट भी दिया हुआ है, क्योंकि ब्लॉक है तो 100% इसमें यूनिट तो होगा ही होगा। यूनिट बहुत ज़्यादा है आपकी हर एक ब्लॉक में। तो अगर हम पहला देख लेते हैं यहाँ पे कि समाचार पत्र और फीचर लेखन यदि ब्लॉक 1 है, तो अगर यूनिट देखते हैं तो यूनिट आपकी फर्स्ट है समाचार पत्रों की दुनिया, समाचार पत्र के लिए लेखन की पद्धतियाँ, संपादकीय पृष्ठ के लिए लेखन, समाचार संकलन लेखन और संपादन, और फीचर लेखन की विशेषताएं। ओके, 5 यूनिट इसमें दी हुई है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट होंगे सिर्फ उन्हीं को हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम फर्स्ट यूनिट आपकी देखते हैं तो इसमें समाचार पत्रों की दुनिया है। तो समाचार पत्रों की दुनिया में क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। ओके, जैसे अखबार के अंग, अखबार के कौन कौन से अंग होते हैं ये यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन सकता है। ओके राइट, तो इसे हम देख ही लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे अंग हैं और इसमें टिप्पणी लिखने के लिए यदि आती होगी तो टिप्पणी भी इसमें किसी में से टिप्पणी लिखने के लिए दे सकता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ओके, अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि समाचार की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होती है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। ओके, तो देखिए हमारे जीवन में हर एक पहलू जो हमारा होता है जीवन का, वो किसी ना किसी रूप में समाचार से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ओके, अब समाचार का मतलब यहाँ पे बहुत तरह से हो जाता है। जैसे हम किसी से मिलते जुलते हैं तो हम उसका हाल चाल पूछ लेते हैं, हम उसका समाचार ले लेते हैं, है ना, कुशलता पूछ लेते हैं किस तरह से क्या कैसे, ठीक है। तो हमें एक नया समाचार मिल जाता है, हम उनसे उनके बगल वालों के हाल समाचार पूछ लेते हैं, उनकी फैमिली के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पहला तो हो गया कि जब एक आदमी दूसरे से मिलता है तो यहाँ पे समाचार हो जाता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। तो हमारी एक प्रवृत्ति होती है समाचार को जानने की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुशलता को पूछ लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ उससे इतना पूछ लेने में ही संतुष्टि हमें नहीं मिल जाती है, ठीक है ना, राइट। यानी कि आप कैसे हैं, उन्होंने कह दिया मैं ठीक हूँ, तो यहाँ पे हमें इतने में संतुष्टि नहीं मिल जाती है कि सिर्फ अपने उस व्यक्ति के समाचार के बारे में जानकर संतुष्टि मिले, बल्कि हम अपने आस पास, अपने पड़ोस, अपने गली मोहल्ले, यहाँ तक कि हम अपने देश और देश से बाहर विदेश के रूप में अपने देश में राजनीतिक घटनाएं जो हो रही हैं, आर्थिक घटनाएं जो हो रही हैं, सांस्कृतिक चीज़ें जो होती हैं, इनके बारे में जनरली जो हलचलें मची हुई होती हैं उनके बारे में भी हम जानने की हमेशा कोशिश करते हैं और जानने की हमेशा इच्छा रखते हैं। तो ये क्या हुआ, ये समाचार होता है कि जब किसी इंसान का कुशलता पूछने के अलावा जब हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हलचलों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं तो वो क्या क्या और देश विदेश में घटित हो रही घटनाओं के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, वो समाचार कहलाता है, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। समाचार की जो उपयोगिता आप पूछा जाता है तो आपको फिर यही लिखना होगा, ठीक है, राइट। चलिए अब जैसे एक हम कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं तो पता है, राजनीतिक घटनाएं पता है कि राजनीतिक घटनाएं जो पॉलिटिक्स से जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। सामाजिक घटनाएं क्या होती हैं, सामाजिक घटनाओं का मतलब समाज संदर्भ के विशेष के अंतर्गत कोई ऐसी स्कीम है, कोई ऐसी योजना है जो लागू की जाती है, जो कि बहुत बड़ा असर डालती है, समाज पे डालती है, उससे जुड़े हुए लोगों के ऊपर, उनके जीवन पर असर डालती है, उनके भविष्य पे असर डालती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये सामाजिक घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, राइट। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि केंद्र सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करती है तो उसका जो सीधा असर होता है उसका लाभ करोड़ों लोगों को पहुंचेगा, ठीक है ना, राइट। इसलिए महत्वपूर्ण खबर हो सकती है, इसके बारे में जानने की इच्छा सभी को हो सकती है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई बस है जो नदी में गिर गई, कोई कार है किसी से टकरा गई, नदी में गिर गई, वहाँ पे बहुत से लोगों की क्या होती है, मौतें हो जाती हैं, ठीक है ना।
तो उसका असर दूसरे लोगों पर वैसे तो नहीं पड़ेगा, हमारे आप पे नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा हम प्रभावित उससे हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि किसी की मृत्यु की घटना हमें यहाँ पे दे रही है, ठीक है ना, लेकिन दूसरे लोगों पर जरूरी नहीं है वो, क्योंकि हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके अपने लोग हैं, उनके ऊपर इसका जो है असर पड़ेगा। तो ये समाचार कहलाता है, ठीक है, ओके। अब समाचार के अंतर्गत जैसे टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये इतनी ज़्यादा आजकल बढ़ गई कि इनसे भी हम समाचार जो है लेते हैं, ठीक है ना, समाचार सूचनाएं हमें इनसे मिलती हैं। हालांकि अखबार जो होता है, न्यूज़पेपर जो होता है, वो सभी तक उसकी पहुंच संभव नहीं हो पाती है, नहीं हो पाता है सभी तक वो पहुंच जाए, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया का सशक्त अगर हम माध्यम बोले, संचार माध्यम बोले, तो वो अखबार ही है, न्यूज़पेपर ही है जो दुनिया का सबसे सशक्त माध्यम बना हुआ है, ठीक है, राइट, ओके। अब यहाँ पर अखबार में प्रकाशित जो खबरें होती हैं, इनका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है, ठीक है ना, यानी कि आप रख सकते हैं और आगे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसे। लेकिन टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट की जो खबरें होती हैं वो कुछ टाइम के लिए होती हैं, जब वो प्रसारित होती है तभी उन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो अखबार सिर्फ खबरों का माध्यम नहीं होता है, इसके माध्यम से नई सूचनाओं, संदेशों और जो ज्ञानवर्धक सामग्रियां होती हैं उनका प्रकाशन भी किया जाता है। दूसरे संचार के माध्यम होते से मैंने कहा ना कि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट इनकी तुलना में वह अधिक व्यापक होता है, ठीक है ना, राइट, लोगों को संतुष्ट भी करता है। और इनमें से लगभग सभी लोग नियमित अखबार पढ़ते होंगे, सभी के घर में आता होगा जनरली, डेली सुबह मॉर्निंग में देखिए, कभी कभी तो 6 से 6:30 बज जाते हैं तो लोग टहलने भी लगते हैं कि आज पेपर नहीं आया, न्यूज़पेपर नहीं आया ना, तो क्या होता है, एक बेसब्री होती है, किस चीज की होती, समाचार को जानने की होती है। ये जो समाचार है ना, कि हम जानना चाहते हैं कि कौन सी नई बातें हैं जो निकल के आई हैं, छपी हुई है, उनको हम पढ़ें, ठीक है ना, राइट। तो ये हो गया। अब हम इसका पृष्ठभूमि तो नहीं देखेंगे, संचार माध्यमों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मुझे नहीं लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो ले लेंगे, नहीं हम लिफ्ट करते हैं सेकंड यूनिट में, ठीक है ना। इसमें मुझे एक इंपॉर्टेंट लगा कि समाचार की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकती है, हमारे दैनिक जीवन में समाचार की उपयोगिता क्यों है, तो ये क्वेश्चन आया, क्यों आवश्यकता है, तो ये उसका जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अखबार के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंग जो है, अंग यानी पार्ट्स हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें सिर्फ न्यूज ही छपती है, सिर्फ समाचार छपते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। समाचार के अलावा और भी बहुत सारी जो ज्ञानवर्धक जानकारियां होती हैं, ठीक है ना, सूचनाएं होती हैं, संदेश होते हैं, वो भी इसमें प्रकाशित होते हैं। जैसे मान लीजिए वैकेंसीज के बारे में भी इसमें प्रकाशित होता है, ठीक है ना, किसी ने अपना हॉस्पिटल खोला, किसी ने स्कूल खोला, तो उसका एडवर्टीजमेंट भी इसमें दिया जाता है। तो क्या होता है, उसके बारे में हमें क्या मिलता है, हमें एक समाचार मिल जाता है कि ये स्कूल या ये हॉस्पिटल या ये चीज यहाँ पर जो है क्या है, इसकी ओपनिंग हुई है, ठीक है ना। तो हर आदमी के जीवन में किसी न किसी रूप में जो सूचनाएं होती हैं, संदेश होती हैं, इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा रोजगार के माध्यम से, यानी कि एडवर्टीजमेंट जो वैकेंसीज की दी जाती हैं उसके बारे में, ठीक है ना, वस्तुओं करियर संबंधित, पढ़ाई लिखाई संबंधित, आजकल तो एक कॉलम सा भी बन गया है, वो कॉलम हो गया डिजिटल के बारे में, मोबाइल, विंडोज, लैपटॉप, इनके बारे में भी एक कॉलम होता है जो पेपर वगैरह में देखा जाता है, ऐप वगैरह होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। फिर एक पेपर किसका बन गया, मनोरंजन का बन जाता है, जिसमें फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी दी जाती है। एक जो पेपर होता है, एक पेज जो होता है, यानी पेज जो होता है, सॉरी पेपर नहीं, पेज कह लीजिए, वो पेज जो होता है एक गेम्स के बारे में होता है, खेल के बारे में होता है, जो वहाँ पे जो लोग लेख लिखते हैं, अपने अपने विचार वहाँ पे देते हैं, कोई जो गेम्स होते रहते हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है, ठीक है ना। तो ये किस में होता है, अखबार में होता है। तो और अखबार जो होता है, फर्स्ट जो पेज होता है वो नेशनल होता है, यानी हाईलाइट जो चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको सबसे फर्स्ट में दी जाती है, जगह दी जाती है, जो भी मेन खास समाचार होता है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे वो क्षेत्रीय में आ जाता है, जहाँ के आप रहने वाले होते हैं, 1-2 पेज वहाँ के होते हैं और पूरी वहाँ की घटनाएं, पूरे वहाँ के समाचार होते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि जो टेलीविजन होता है ना, इस तरह की चीज़ें टेलीविजन में भी होती हैं, लेकिन अब इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर एक चैनल को जितनी बार आप जितने चैनल को बदलेंगे उतनी बार आपको यहाँ पे अलग तरह की न्यूज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जब हम एक चैनल को बदलते हैं तो हमारे दूसरे कार्यक्रम जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं, या दूसरे चैनल के होते हैं तो वो मिस हो जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी 1-2 चैनल ऐसे होते हैं जिनका कुछ फेवरेट जो कंटेंट आते हैं, सेगमेंट आते हैं, वो एक ही टाइम पे होते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन अखबार में, न्यूज़पेपर में ये प्रॉब्लम नहीं होती, सभी के अलग अलग पेज होते हैं और वो आपके सामने
होता है। अब टेलीविजन में एक बार जो आपने टाइम पे सही वक्त पे देख लिया, सुन लिया तो देख लिया सुन लिया, वरना वो निकल जाता है। लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके पास न्यूज़पेपर है, 1 साल 2 साल महीने 10 दिन 15 दिन, तब तक आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अखबार के हर क्षेत्र में जुड़े समाचारों जानकारियों आदि का स्थान निर्धारित हो, तो जो मैं पेज की बात बार बार कर रही थी वही चीज होती है। यहाँ पे स्थान जो होता है उसका निर्धारित होता है, ठीक है, राइट। अब आप मान लीजिए कहीं जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो पेज एक निश्चित होता है, और आपके यहाँ कोई घटना घटी होगी, अब आप उसको न्यूज़पेपर में देखना चाहते हैं, तो तुरंत आप क्या करेंगे कि उस पेज पे जाएंगे अपने रीजनल क्षेत्र वाले पे, तुरंत उसको ओपन करके पढ़ने लग जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब अखबार के विभिन्न अंग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है न्यूज़पेपर के, ठीक है ना, ओके, राइट। और तो यहाँ पर देख लेते हैं समाचार के, अखबार नहीं समाचार भी यदि पूछता है तब भी इसके अंग यही होंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब जैसे यहाँ पे अखबार का अंग क्या है, यानी कुछ चीजें अखबार में अनिवार्य रूप से प्रकाशित होती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम अखबार का अंग यहाँ पे देखेंगे। जैसे समाचार पहले हो गया, तो हम न्यूज पढ़ते हैं, वो प्रकाशित होती है इसमें, तो पहला अंग क्या हो गया, समाचार। दूसरा संपादकीय हो गया। संपादकीय क्या होता है, कुछ विशेष संपादक होते हैं, संपादक के माध्यम से कुछ चीजों को लेकर के संपादकीय की जाती है, ठीक है ना, एक लेख होता है वहां पे जो लिखा जाता है। फिर तीसरा फोटो हो गया, ठीक है ना। तो अखबार में हम लोग देखते हैं कि फोटो वगैरह भी जो आती है छपती है, तो वो भी एक इसका अंग ही होता है। फिर फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक, विज्ञापन आदि होते हैं। इसके अलावा भी मास्टर हेड, विंडोज और प्रिंट लाइट आदि अखबार के अनिवार्य अंग होते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि समाचार पत्र, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे समाचार पत्र को पहले ले लेते हैं। अब समाचार पत्र में क्या क्या होता है, ठीक है ना। जैसे अभी हम ऊपर देख के आए हैं कि मास्ट हेड, संपादकीय, फीचर, साक्षात्कार, ग्राफिक पत्र, प्रिंट लाइन, समाचार, फोटो, लेख, कार्टून, विज्ञापन, मौसम और बाजार भाव, ये सभी चीज समाचार पत्र में हमें देखने को मिलते हैं, और यही सब इसके अंग है, ठीक है ना। तो अभी जरूरी नहीं है कि जितने भी समाचार होते हैं, सभी जो समाचार या न्यूज़पेपर होते हैं, अखबार होते हैं, ये चीजें एक ही तरह से छपी हों। हर अखबार का चीज को छापने का प्रेजेंट करने का ढंग जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे हम दैनिक जागरण की बात करते हैं, तो लास्ट वाले पेज के पहले यानी 11-12 नंबर का जो पेज होता है, एक के पहले वाला, उसमें ऑलवेज आपको खेल का आता है, गेम्स वगैरह का आता है। तो यदि आपको खेल का देखना है तो आप उस पर चले जाइए। 4-5 नंबर पे आपके रीजनल चीजें आती हैं, जहां से आप रिलेटेड हैं, जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आप उस पर चले जाइए। तो हो सकता है कि जो दूसरा अखबार हो वो इसको क्रम को बदल दे, है ना, इस जगह को बदल दे। फिर फोटो वगैरह रखना, उसको सजाने, उसको प्रस्तुत करने का ढंग, कहाँ पे किस तरह की न्यूजें रखी जाए, किस तरह की छापी जाए, तो सभी अलग अलग चीजें होती हैं। तो छापने का हर अखबार का तरीका अपना होता है, ठीक है। मास्ट हेड और विंडोज, मास्ट हेड और विंडोज क्या होता है, तो अखबार के यानी मास्ट यानी कि जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन जिसकी मैं बात कर रही थी, कि अखबार के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर जो अखबार का नाम मोटे सुलेख में लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे दैनिक जागरण, तो सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, दैनिक जागरण पेपर का नाम, तो वो मास्ट हेड हो जाता है, ठीक है, राइट। तो जो अखबार का नाम मोटे सुलेख में लिखा जाता है वो मास्ट हेड कहलाता है, और अखबार की पहचान में सहायक भी होता है, ठीक है ना। इसीलिए सुंदर और कलात्मक तरीके से ये बनाया जाता है, लिखा जाता है, और इसके साथ में कई अखबारों के मास्ट हेड के अखबार के नाम के साथ प्रतीक चिन्ह भी छपे होते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदुस्तान के साथ 2 लाल और 2 नीली पट्टी आड़ी और सीधी छपी होती हैं। राष्ट्रीय सहारा के नाम के साथ तिरंगे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रतीक भी होते हैं जो मास्ट हेड के साथ में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अनेक अखबार बिना प्रतीक चिन्ह वाले सादे नाम का मास्ट हेड प्रकाशित करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार मास्ट हेड के नीचे कुछ चित्रों के साथ प्रमुख खबरों की सूचना प्रकाशित होती है, जो कि हम उसके अंदर पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं ना। जैसे मास्ट हेड यानी दैनिक जागरण और उसके दैनिक भास्कर, और उसके नीचे कुछ चीजें होती हैं जो अब आप इस पेपर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहीं पे लिखा हुआ होता है दैनिक जागरण के नीचे, और जो मेन न्यूज होती है हेडलाइन वाली, उसके ऊपर बीचों बीच में विंडो यानी झरोखा होता है। तो इसके जरिए अखबार के भीतरी पन्नों में प्रकाशित होने वाली खबरों की जानकारी मिल जाती है कि आगे अंदर चल के हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो मास्ट हेड और विंडो तो हमारा क्लियर हो गया ना, ठीक है ना, ओके। अब जैसे यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट में तो नहीं दिया है, बस आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके, राइट। अब आगे देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। समाचार अब यहाँ पे दिया एक एक करके एक्सप्लेन किया है। तो समाचार अखबार का
प्रमुख अंग होता है। जो भी कुछ सवाल होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो अखबार में छपती हैं, ठीक है ना, समाचारों की श्रेणी में आ जाती हैं। और बहुत सी खबरें जो अखबारों में आने से रह जाती हैं वो भी समाचार कहला जाती हैं, ठीक है ना। तो एक खबर एक अखबार में है पर दूसरे अखबारों में नहीं है। इसी तरह एक खबर जो कि टीवी चैनल में प्रमुखता से दिखाई जाती है दूसरे चैनलों में दिखाई देती है, उनका अखबारों से कोई जिक्र नहीं होता है। तो खबर के चयन और उसके यानी कि आप कह सकते हैं कि जो न्यूज एक चैनल में एक अखबार में देखने को मिलती है, जरूरी नहीं है कि वो न्यूज वही चीज दूसरे अखबार में भी देखने को मिले। यही एक अखबार से दूसरे अखबार को अलग करती है, ठीक है ना, उसको अलग करके रखती है। सेम उसी तरह से जिस तरह से कि कुछ टीवी चैनल जो होते हैं न्यूज वाले, उनमें कुछ खबरें जो होती हैं बड़े उससे प्रमुखता से बड़े हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ में दिखाई जाती है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे टीवी चैनल है उनमें भी वही खबरों को चलाया जाए, उनको दिखाया जाए, ठीक है, राइट। तो खबरों के चयन और उनके प्रकाशन प्रसारण का आधार क्या होता है, तो इसका समाचार संकलन, लेखन और संपादन वाले पाठ में जब आगे होगा उसमें विस्तार से बताया जाएगा। तो समाचार का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। अब देखिए हम इसको तो हम शुरू से जो पढ़ाए वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा 10-5 लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कि समाचार क्या होता है, किस तरह हमारे जीवन से संबंधित है, ठीक है ना, ओके, राइट। तो समाचारों के प्रकाशन के लिए अखबारों में उनकी प्रकृति और क्षेत्र के अनुरूप अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है ना। और जिस क्षेत्र की खबरें अधिक होती हैं उसके लिए अधिक जगह रखी जाती है, और जिनकी खबरें कम या पाठक वर्ग को देखते हुए जिनका कम महत्व होता है उनके लिए कम स्थान रखा जाता है, ठीक है। तो समाचारों का मोटे तौर पर निम्नलिखित रूपों में निर्धारण किया जाता है। अब समाचार को किन रूपों में बांटा जाता है, किन रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना, किन रूपों में अलग किया जाता है, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं। पहला राजनीतिक हो गया, जो मैंने आपको कहा ना कि पेज बटे होते, ये यही है यहाँ पर। फिर सामाजिक हो गया, व्यापार हो गया, अर्थ जगत हो गया, खेल हो गया, राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय हो गया, ठीक है ना। कुछ पेजे होते हैं जो राजनीति पॉलिटिक्स से भरे होते हैं, कुछ होते हैं समाज की घटनाएं होती हैं, चोरी वगैरह हो गई, किसी ने किसी को मारा पीटा कुछ किया है ना, ऐसी चीजें हो जाती हैं। फिर व्यापार से संबंधित है, इकोनॉमिकल ट्रेंड से संबंधित एक पेज होता है पूरा, उसमें बिजनेस के बारे में पूरी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर खेल के बारे में भी, गेम्स के बारे में भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जो एक ही पेज पूरा होता है। फिर कुछ खबरें राष्ट्रीय के नाम से राष्ट्र के अंदर जो होती हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय, जनरली पेज के पीछे वाला जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय के नाम से होता है, अगर मैं दैनिक जागरण की बात करती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अखबार को लिख सकते हैं। बस आप एक काम करिएगा, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, एक बार न्यूज़पेपर को ओपन करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ऊपर मास्ट हेड से लेकर के सबसे लास्ट तक पेज को ओपन करते करते ना, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर विविध समाचार भी होते हैं, साहित्य, संस्कृत, विज्ञान, पर्यावरण, अन्य चीजों से संबंधित होती हैं, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, तो ऑलरेडी हम उसमें पढ़ चुके हैं, ओके। अब खबरों के प्रमुख अंग जो होते हैं, मुख्य शीर्षक होता है, उप शीर्षक होता है, समाचार स्रोत होता है, इंट्रो होता है, ब्यौरा होता है, बॉक्स मैटर होता है, ठीक है, राइट। यानी कि मुख्य शीर्षक अब क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे मुख्य शीर्षक लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पाठक को एक बार में समझ में आ जाए कि समाचार का सार क्या है, यानी अब अंदर पढ़ेंगे तो हम क्या चीज पढ़ेंगे वो शीर्षक पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। उप शीर्षक जो होता है मुख्य शीर्षक से, मुख्य शीर्षक के यानी कि मुख्य रूप से जो मुख्य शीर्षक होता है उनको बातों को संक्षेप में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम समाचार के मुख्य बिंदुओं को वहां पे बता दिया जाता है उप शीर्षक के अंतर्गत। समाचार स्रोत का उल्लेख इसलिए भी किया जाता है कि पाठक समझ सके कि खबर जो है किस माध्यम से आई है, कहाँ से आई है, ठीक है ना। तो खबरों के शुरू में तारीख के साथ साथ संवाददाता एजेंसी, संवाददाता का नाम, एजेंसी, अखबार विशेष सूचना सेवा का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो समाचार स्रोत होता है। इंट्रो में समाचार की मुख्य बातें लिखी जाती हैं ताकि पाठक को एक नजर में समाचार के सामने मुख्य हिस्से का पता चल सके। इंट्रो आमतौर पर समाचार के पहले पैरे को कहते हैं, ठीक है ना। ब्यौरा, इंट्रो के बाद समाचार की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाता है, इसे ब्यौरा कहते हैं। और बॉक्स मैटर, इसमें मुख्य समाचार से जुड़ी आनुषंगिक घटनाओं, प्रसंग, बातों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके समाचार खबरों के प्रमुख अंग क्या हो गए। यानी कि यदि आप खबर बनाते हैं, कोई समाचार बनाते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि यदि आप एक समाचार बनाइए और किन किन समाचार को बनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर आपको इन चीजों का ध्यान में रखना होगा, किन किन चीजों का ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। तो खबरों को प्रस्तुत करते समय, समाचार को प्रस्तुत करते समय समाचार को
बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, समाचार स्रोत, इंट्रो, ब्योरा और बॉक्स मैटर, ठीक है। ओके चलिए, तो हो गया। फिर संपादकीय आ जाता है, यही चल रहा, फोटो, ठीक है ना, राइट, क्योंकि साज सज्जा के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इसके जरिए कई महत्वपूर्ण तथ्यों घटनाओं को सप्रमाण प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। मान लीजिए आपके गली मोहल्ले की खबर छप रही है, वहां की सड़क अच्छी नहीं है, टूटी फूटी है, गड्ढे हैं, तो एक फोटो के माध्यम से बताया भी जाता है कि देखिए हम कह नहीं रहे, हम दिखा भी रहे हैं, सच है, सही सत्यता को परखने के लिए तथ्य सहित, ठीक है ना, एक सबूत के रूप में। आपके गली मोहल्ले की नालियां बहुत गंदी है, वहां पे पानी भरा हुआ है और आप बड़े मुश्किल से निकल पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज एक फोटो के माध्यम से भी उसमें दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके नीचे मात्र कैप्शन लिखा होता है जब फोटो उसमें प्रकाशित होती है, ठीक है ना, राइट। तो ये हो जाता है फोटो का काम यहाँ पे। ओके चलिए, फिर फीचर हो जाता है। फीचर अखबारों का एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक अंग होता है, ठीक है ना, और इसकी प्रकृति लेखों की तरह की होती है, यानी प्रस्तुत संपादकीय पृष्ठ के लेखों से भिन्न होती है, राइट। फीचर जैसे सांस्कृतिक संपादकीय पृष्ठ के लेख समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं, जबकि फीचर मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, जागरूकता पैदा करने वाले के मकसद से। तो फीचर जो होते हैं वो मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और लोगों में जागरूकता, एनवायरमेंट पैदा करने के लिए, ठीक है ना, जो अवेयरनेस होता है उसको पैदा करने के लिए ही लिखे जाते हैं, ठीक है, राइट। तो इसकी जो शैली होती है लेखन की, फीचर की, वो संपादकीय पृष्ठ के लेखों से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इसकी भाषा में रवानगी यानी कंटिन्यूटी जो होती है वो बनी रहती है, काव्यमयता होती है, कुछ यहाँ पर कविताओं के माध्यम से, और जहाँ कहीं जरूरत पड़े तो नाटकों का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो ये फीचर हो जाता है, ठीक है। ओके, अब इस समाचार पत्र के महत्वपूर्ण अंग क्या है, देखिए, तो अभी ऊपर हम बता के आए हैं, शीर्षक, उपशीर्षक की समाचार पत्र के समाचार के महत्वपूर्ण अंग है। ओके राइट, साक्षात्कार सब उसी का आ रहा, कार्टून यानी अंग अखबार के। अखबार के कौन कौन से अंग हैं, तो ये हैं। फिर समाचार के कौन कौन से अंग हैं, किस तरह से उनको प्रेजेंट किया जाता है, जो भी हम आपको बता के आए हैं वो है, ठीक है। ओके, तो चलो ये यूनिट हम यहाँ पे फिनिश्ड कर देते। समाचार माध्यमों में कामकाज जो होता है हमारा समाचार माध्यमों में ही होता है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं उसे आप इसमें बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, संचार माध्यमों में विज्ञापन की क्या उपयोगिता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं, क्योंकि विज्ञापन का है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाए, ठीक है ना। ये देखिए, क्योंकि थोड़ा लंबा भी है। अब देखिए विज्ञापन क्या होता है। विज्ञापन जो होता है ना तो समाचारों या अखबारों पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली सामग्री का मुख्य अंश होते हैं, और ना ही समाचार माध्यमों की पहचान में सहायक होते हैं। पर चूंकि समाचार माध्यमों के लिए आमदनी का बेहतर जरिया होते हैं, इसलिए इन पर खास ध्यान दिया जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया, कोई स्कूल खुली है, कोई हॉस्पिटल नया बना है, ठीक है ना, किसी ने दुकान ओपन की है, तो ये सब चीजें विज्ञापन के माध्यम से, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े उसमें स्पेस बड़े बड़े जगहों में उनको जगह दिया जाता है। तो ये फ्री में नहीं होता है। जो लोग विज्ञापन देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, अखबार वगैरह में डालने के लिए, वो उनको पैसे पे करते हैं, वो वर्ड शब्द के हिसाब से फिक्स होता है, ठीक है ना। तो ये विज्ञापन हो जाता है। कभी कभी किसी जगह हम देखते हैं जहाँ पे एडवर्टीजमेंट वगैरह होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे शब्दों में ब्लॉक बने होते हैं, 100 से 50 शब्दों में, 150-200 शब्दों में इस तरह के लिखे हुए होते हैं, तो उनके भी रेट जो होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं की तरह हर अखबार में कर्मचारी और एजेंट होते हैं, ठीक है ना। इनका स्वतंत्र एक डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, और जिस समाचार माध्यम को जितने अधिक विज्ञापन मिलते हैं उसे उतनी ही आय होती है, ठीक है ना। तो इस तरह विज्ञापन समाचार माध्यमों का प्रमुख अंग बन गए हैं। ये देखिए, यही क्वेश्चन था ना, ठीक है ना। जितना ज्यादा किसी न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं ना कभी कभी, तो वहां पे, अच्छा जनरली देखिए आप डेली तो देखती हैं, लेकिन जब गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, ईद, रक्षाबंधन, इस तरह की चीजें आती हैं ना, तो पेपरों में न्यूज कम होती है, और एडवर्टीजमेंट, बधाई विशेष जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर को बहुत अर्निंग होती है, बहुत ही पैसे कमाते हैं। तो जितने ज्यादा विज्ञापन होंगे उतनी ज्यादा उनकी अर्निंग होगी, उतना ज्यादा वो पैसे कमाएंगे, ठीक है ना। तो उतनी ज्यादा उनकी आय होगी, और इसी तरह इसीलिए विज्ञापन जो होते हैं समाचार माध्यमों के प्रमुख अंग बन गए हैं, ठीक है। ओके राइट, तो इसे देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये कहना कि समाचार माध्यमों के लिए विज्ञापन सिर्फ आय का जरिया है, पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे विज्ञापन से, जहां विज्ञापन दाता जो है कंपनी और उन्हें प्रकाशित करने वाले, ठीक है, ओके ठीक है,
प्रकाशित और प्रसारित करने वाले समाचार माध्यमों को लाभ पहुंचाता है। वहीं पाठक, दर्शक, श्रोता को भी कई तरह के लाभ होते हैं। विज्ञापन के माध्यम से हमें भी पता चलता है ना कि ये शॉप यहाँ पे खुली है नई, यहाँ पे स्कूल खुली है, यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ, यहाँ पे जिम की ओपनिंग हुई है, ये सभी चीजें हमें पता चलती है, ठीक है ना। तो नए उत्पाद और कंपनियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, वहां पे जाते भी हैं, सभी चीजें करते भी हैं, सेल वगैरह भी करते हैं, ठीक है ना, बाय करते हैं, बाय करते हैं, खरीदते हैं। तो ये क्या होता है, पाठक को भी इससे बेनिफिट मिलता है। तो समाचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित प्रसारित विज्ञापनों से घर बैठे नई सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए आप 5 दोस्त हैं, पांचों की रुचि और जरूरतें भिन्न हैं, यानी अलग अलग है। अब आप में से एक दोस्त को आपके लिए नौकरी की जरूरत है, दूसरे को अपनी बहन के लिए बर की तलाश है, तीसरा स्कूटर खरीदना चाहता है, चौथा पुस्तक मेले में अपनी रुचि की पुस्तकें खरीदना चाहता है। और मुझे बर से याद आया कि जनरली एक डे फिक्स होता है, संडे सैटरडे सैट डे होता है, जो पेपर में मैरिज के बारे में, बर वधू के बारे में पूरा एक पेज जो होता है ऊपर से नीचे भरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये होता है अर्निंग, यही होता है, एक तरह से कह सकते हैं संचार माध्यम में विज्ञापन की आवश्यकता, ठीक है ना। या आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं होटल प्रबंधन के लिए कहाँ कहाँ पाठ्यक्रम चल रहे हैं, बेहतर पढ़ाई कैसे हो सकती है, तो ये सारी जरूरतें अखबारों संचार माध्यमों में प्रकाशित होती हैं और विज्ञापन इन्हें पूरा करते हैं, ठीक है ना, विज्ञापन के माध्यम से। तो विज्ञापनों का एक मकसद विभिन्न समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी होता है, इसलिए इनके जरिए हमको कई तरह की शिक्षा प्राप्त होती है, जैसे बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए नशबंदी या गर्भ निरोधक उपाय होंगे विज्ञापन, एड्स से रोकथाम संबंधी जागरूकता के लिए विज्ञापन, गर्मी में होने वाली बीमारियों से उपायों संबंधी, डॉक्टर लोग जो है गर्म ठंड आती है तो हमें वहां पे बहुत सारी पेपरों में इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत करिए, ऐसा हो जाए तो क्या करना है, ठीक है। आजकल तो हेलो डॉक्टर के नाम से एक सेगमेंट शुरू कर दिया गया है, एक कॉर्नर शुरू कर दिया गया है किसमें, पेपर में, वहां पे डेली जो है दैनिक जागरण में हर एक डॉक्टर मतलब कभी न्यूरो वाले हैं, कभी एमबीबीएस है, कभी डेंटिस्ट है, कभी कुछ भी है, ये सभी यहाँ पे आते हैं और उनसे आप क्वेश्चन करिए, कॉल करिए, एक नंबर रहता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो क्या होता है, बीमारियों से बचने संबंधी भी यहाँ पे जानकारी मिलती है, ठीक है ना, राइट। तो बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। स्वास्थ्य संबंधी टीके, उपभोक्ता अधिकार के प्रति जागरूकता, कृषि संबंधी योजनाएं जो होती हैं, सभी जो विज्ञापन होते हैं जो सरकारों को समय समय पर जारी करती रहती, जागरूकता पैदा करने में सहायक होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब लिखना है आपको, विज्ञापन क्यों इंपॉर्टेंट है संचार माध्यम के रूप में, ठीक है ना। ये देखिए सीरीज को बहुत लंबा किया गया, बहुत लंबा है ये। अब विज्ञापन कितने तरह के होते हैं, तो विज्ञापन कई तरह के होते हैं। कुछ विज्ञापन अखबारों के पूरे पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, श्रृंखलाबद्ध रूप से छपते हैं और इनमें बड़ी कंपनियों के उत्पाद और विपणन योजनाओं की जानकारी होती है, जो मैं आपको भी बता के आ रही थी, ठीक है ना। कुछ विज्ञापन अखबारों के आधे पृष्ठ या इससे भी छोटे होते हैं, इनमें कंपनियों के अलावा सरकारों की तरफ से जारी विज्ञापन भी खूब होते हैं, ठीक है। और इनमें चित्रों के साथ प्रभाव और टेंडर वगैरह जो निकाले जाते हैं वो भी पेपर के माध्यम से निकाले जाते हैं। तो जिनको आवश्यकता होती है, जो लोग होते हैं ठेकेदार लोग, वो उसको जाकर वहां पे अप्लाई करते हैं। तो उनको कहाँ से पता चला, पेपर के माध्यम से ही, अखबार के माध्यम से तो पता चला ना। तो मुख्य सूचनाएं भी बिंदुवार दी जाती हैं, ठीक है ना, राइट, ओके। और कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं जो बहुत मझौले यानी बहुत छोटे आकार के होते हैं, इनमें चित्र और नारे वगैरह देने की गुंजाइश रहती है और इनके लिए कालम में सेंटीमीटर के हिसाब से जगह का निर्धारण होता है। लेकिन अखबारों में आपको 3, 4, 5 पंक्तियों वाले विज्ञापन सबसे अधिक दिखते हैं और वर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं, जो मैं कह रही थी जॉब, नौकरी, इन चीजों के विज्ञापन जो होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसमें चित्र वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, राइट। तो ये देख लीजिएगा, विज्ञापन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, ओके। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब हमने विज्ञापन इसमें देखा कि क्वेश्चन था संचार माध्यम में विज्ञापन की क्या उपयोगिता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ये बन सकता है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे सारांश भी आ गया है, ठीक है ना। तो मतलब ये यहाँ पे फिनिश्ड हो चुका है आपका यूनिट 1। अब यूनिट 1 जब आपका फिनिश्ड हो गया है तो हम यूनिट 2 यहाँ पे ले लेते हैं, लगे हाथ, ठीक है ना। यानी कि 1, 2 एक में ले लेंगे, 3, 4, 5 एक में ले लेंगे, तो आपका 2 वीडियो में 1 जो ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड जो यूनिट है समाचार पत्र के लिए लेखन की पद्धतियां। अब समाचार पत्र के लिए लेखन की क्या पद्धतियां हैं, तो समाचार पत्र के लिए लेखन का अभिप्राय क्या है, ठीक है, ओके। समाचार पत्र के लिए लेखन के मुख्य रूप कौन कौन से हैं और समाचार लेखन की प्रक्रिया और शैली। ये जनरली अभी पिछली बार जो आपका रेडियो वाला वो था, ठीक है ना, वो उसी से संबंधित मिलता जुलता ये आपका समाचार पत्र लेखन है। और समाचार फीचर के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, अन्य प्रकार के फीचर। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो हम देखते हुए चलेंगे और आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए
अब मैंने कहा ना कि समाचार क्या होते हैं, जो तत्कालिक जो घटनाएं होती हैं, जो न्यूज़ होती हैं, उसी समय में घटित हुई घटना के बारे में जानना ही समाचार कहलाता है। हम अपने बारे में, अपने अगल बगल के साथ साथ में देश पड़ोस मोहल्ले सबके बारे में हम जानकारी यहाँ पर रखते हैं समाचार के माध्यम से, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर फीचर के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, फीचर क्या होता है, ठीक है ना। अब ऐसे मैंने कहा था कि फीचर जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो होता है इसमें रवागिता यानी कंटिन्यूटी बनी होती है, काव्यात्मकता भी होता है, और काव्य भी इसमें यानी कविताएं भी होती है, और इसको नाटक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। तो फीचर की बढ़ती लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह यह है कि वह सीधे पाठकों के अंतर्मन को छूता है, और समाचार लेखन की एक रस, कभी कभी उबाऊ और ढर्रे वाली शैली के बीच, जैसे एक मान लीजिए आप बैठे हैं और ताजा हवा का झोंका आ जाए ना, और आप बहुत अच्छा फील करते, खुश हो जाते हैं, उसी तरह से फीचर जो होता है अखबारों में काम करता है, ठीक है। तो समाचार लेखन की तुलना में फीचर लेखन एक प्रकार के बधे बधाए ढर्रे से अलग हटकर कुछ नया और सृजनात्मक लेखन की आजादी का और अवसर देता है, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि फीचर में मानवीय रुचि और संवेदना का अधिक ध्यान रखा जाता है, इसलिए पाठकों को बहुत अपील करता है, पाठकों को बहुत पसंद आता है फीचर, ठीक है, राइट। ओके, जैसे इससे फीचर के बढ़ते महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो फीचर का महत्व क्या है, तो फिर आप ये चीजें लिखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। फीचर की एक खासियत यह भी है कि इसमें फीचर को एक हद तक अपनी राय जाहिर करने का मौका भी मिलता है, और जबकि समाचार लेखन में इसकी गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है ना। ये फीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% पूछेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि एक ये यूनिट ही एक फीचर का आपको दे दिया है। तो फीचर जो होता है राय जाहिर करने का मौका मिलता है फीचर में, जबकि समाचार लेखन में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हम समाचार और फीचर लेखन के जो बुनियादी अंतर होते हैं उनके अलावा समाचार और फीचर लेखन की प्रक्रिया को भी उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तो हम देख लेते हैं समाचार पत्र के लिए लेखन का अभिप्राय। समाचार पत्र के लिए लेखन क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। समाचार पत्र के लिए लेखन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बिना लेखन के तो समाचार हो ही नहीं सकता ना। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए लेखन शुरू करने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के लेखन का अभिप्राय क्या है, क्यों लिखा जाता है। तो भारत में समाचार पत्रों के लिए देखिए जो लेखन होता है, लेखन लिखने की जो शैली होती है, जो लिखते हैं, ठीक है ना, आम साहित्यिक लेखन से बिल्कुल अलग होता है। क्या? समाचार पत्र का लेखन किससे अलग होता है? साहित्यिक लेखन से। और इसकी वजह क्यों है, क्यों अलग होता है? इसलिए अलग होता है कि समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य हजारों लाखों पाठकों तक सूचनाएं और समाचार पहुंचाना होता है। तो समाचार पत्रों के पाठकों में सभी तरह के लोग होते हैं, यानी कुछ लोग जो होते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग पाठक होते हैं, कुछ सामान्य साक्षर होते हैं जो काम चलाओ जिससे पेपर बस वो पढ़ सकते हैं और ज्यादा उन्हें कुछ भी उसके बारे में नहीं मालूम है। तो ये जो होता है ग्रामीण से लेकर के शहरी और युवा से लेकर के वृद्ध और गरीब से लेकर के अमीर तक के लोगों के बीच में समाचार पहुंचता है और लोग जो है उसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यही वजह होता है कि समाचार पत्र के जो पाठक होते हैं वो सभी तरह के होते हैं। तो सभी तरह का मतलब क्या हो गया? यही हो गया, उच्च शिक्षित, सामान्य साक्षर, समान शिक्षित, गरीब, अमीर, शहरी और ग्रामीण लोग होते हैं, ठीक है ना। तो सबकी रुचियां, जरूरतें और जानकारी का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। समाचार पत्रों को, जो समाचार पत्र होते हैं उनको अपने सभी पाठकों का ध्यान हमेशा बराबर रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए समाचार पत्र या पत्रिका अपने पाठकों की उपेक्षा करके जीवित नहीं रह सकता, बिल्कुल सत्य है। कोई समाचार पत्र पत्रिका जो भी है वो तभी तक चलेगी जब उसमें पाठकों का आदर किया जाएगा, उनके मन मुताबिक चीजें, कंटेंट उसमें दी जाएगी, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। वरना क्या होगा, वो समाचार पत्र को, पत्रिका को छोड़ के दूसरी पत्रिका, समाचार पत्र यूज करने लगेगा, तो यहाँ पे पाठक उसके कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उन्हें अपनी प्रकाशित सामग्री की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। तो जो लैंग्वेज होती है देखिए न्यूज़पेपर की बहुत इजी होती है, शब्द होते हैं बहुत सरल होते हैं कि एक कम साक्षर वाला जो भी व्यक्ति है वो भी उसे पढ़ सके, ठीक है ना। तो जहां साहित्य में स्वांतः सुखाए सिर्फ अपनी खुशी के लिए लेखन की छूट है, वहीं पत्रकारी लेखन में सभी पाठकों की खुशी का ध्यान रखा जाता है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है
क्रिएट होता है कि समाचार पत्र यानी समाचार लेखन और साहित्यिक लेखन में क्या फर्क है, और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है समाचार पत्र और साहित्यिक लेखन में, ठीक है ना। समाचार पत्र और समाचार लेखन और साहित्यिक लेखन में क्या अंतर है, तो देखिए एक अंतर हम यहाँ पे ऊपर देख के आए थे कहीं पे, और दूसरा अंतर यहाँ पे हम देख के आए हैं, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो साहित्य को सिर्फ एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि साहित्य की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत टफ होती है, ठीक है ना। कहीं कहीं ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जो सबकी समझने की बस की बात नहीं होती है, लेकिन समाचार लेखन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वो सबके यानी एक कम साक्षर वाला व्यक्ति जो होता है, सामान्य साक्षर वाला व्यक्ति उसे पढ़ सकता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दूसरी विशेषता यही है कि साहित्य में स्वतः सुखा यानी सिर्फ अपनी खुशी के लिए लेखन की छूट होती है, यानी साहित्य में सिर्फ अपनी खुशी देखी जाती है, जबकि पत्रकारी लेखन में या समाचार लेखन में सभी पाठकों की खुशी का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। पत्रकार बनने या समाचार पत्रों में लिखने की इच्छा रखने वाले लेखकों के बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वे अपने लिए नहीं बल्कि अपने पाठकों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं होता है। साहित्य में जो लेखक लिखता है वो अपने लिए लिखता है। बहुत कम ऐसे साहित्य होते हैं जो पाठकों के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे नॉवेल वगैरह जो होती हैं वो पाठकों के लिए लिखी जाती हैं, कहानी वगैरह, लेकिन जो आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या वृत्तांत होते हैं वो सिर्फ अपने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ फर्क होते हैं पत्रकारी लेखन, साहित्य, समाचार लेखन या साहित्य में, जो 100% क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो समाचार पत्र में जो लक्ष्य होता है ना वो कौन होता है, लक्षित यानी लक्ष्य जो होता है वो पाठक वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाठक वर्ग की रुचियां, उनकी जरूरतों को साथ में ध्यान में रखकर जो समाचार लेखन होता है उसका काम किया जाता है। और इसी से जुड़ी हुई बात यह है कि समाचार पत्र पत्रिका अपने लक्षित यानी पाठक वर्ग के अनुसार ही अपने लेखन और भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कई समानताओं के बावजूद जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय सहारा आदि प्रमुख समाचार पत्रों की लेखन और भाषा शैली के और प्रस्तुतिकरण में काफी अंतर है, और यह बात कमोबेश पत्रिकाओं पर भी लागू होती है। तो जैसे मैं बोली ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रीजनल जगहों में पेपर चलते हैं, वहां पे लैंग्वेज का खास तौर पे लेखन का ध्यान रखा जाता है। अगर यहाँ पे नव भारत का और यहाँ पे नव भारत टाइम्स की बात करते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे पेपर होते हैं, राष्ट्रीय सहारा की बात करते हैं, जनसत्ता की, तो इनके लिखने की जो लेखन होता है वो बिल्कुल शैली अलग होती है, ठीक है ना। ओके, तो जब भी आप किसी अखबार या पत्रिका के लिए जब भी हम लिखते हैं तो लिखने का निश्चय करते हैं तो दो बातों का ध्यान यहाँ पे रखते हैं। पहला, उस समाचार पत्र पत्रिका का पाठक वर्ग कौन है, पढ़ने वाला कौन है, किस एरिया से, किस जगह से, किस तरह का है, और साथ ही आप जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं उसका लक्षित पाठक वर्ग यानी लक्ष्य जो है, अब यहाँ पे लक्ष्य वाला पाठक वर्ग जो है वो कौन होगा, और दूसरा उस समाचार पत्र पत्रिका की लेखन और शैली की विशेषताएं क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं ये बीच से उठाए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए अब पत्रकारिता लेखन की कुछ जुड़ी हुई बुनियादी बातें हैं जिनका सभी को ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप किसी भी अखबार या पत्रिका के लिए काम करें या लिखें तो ये बातें आप पे भी यानी उन सभी पर लागू होंगी जो अखबार या पत्रिका के लिए काम करते हैं, लिखते हैं। पहली बात, आप पत्रकारी लेखन वस्तुनिष्ठता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। आपका पत्रकारी लेखन आप जो भी लिख रहे हैं वो वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक और निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। और हर हालत में अपने पूर्व ग्रहों से बचना चाहिए। फीचर और विचार परक आलेखों में भी इन चीजों से बचना चाहिए। दूसरा, अपनी भाषा और लेखन शैली सरल, सहज और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। तो हमारी जो भाषा शैली है यानी भाषा जो हम लिखते हैं जिस भाषा में, लिखने का जो ढंग, लेखन शैली लिखने का जो ढंग है वो सरल और सहज होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब वाक्य छोटे और सरल हो और शब्द ऐसे ना हो कि पाठक को उनका अर्थ जानने के लिए शब्दकोश छानना पड़े। ये साहित्य में होता है, ये इसमें नहीं होता है पत्रकारिता लेखन में या समाचार लेखन में। तो ये अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पत्रकारिता लेखन करते समय किन बातों का सावधान रखना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है। मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ऑलवेज क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करके देती हूँ कि पत्रकारिता लेखन या फिर समाचार लेखन में किन
बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो 2 बातें यहाँ पे ध्यान में रखी जाती है, ठीक है ना। पहली कि जो भी लेखन कर रहा हो पत्रकारी लेखन वस्तुनिष्ठता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, राइट। और दूसरी की जो भाषा है वो लेखन शैली जो है सरल और सहज होनी चाहिए ताकि आसानी से समझ में आ जाए। वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए और गूढ़ बातें नहीं होनी चाहिए, गूढ़ शब्द नहीं होने चाहिए जिनका अर्थ ही हम ना समझ सके और हमें शब्दकोश का, डिक्शनरी का सहारा लेना पड़े। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अखबारी लेखन का उद्देश्य पाठकों को सूचित करना, जागरूक बनाना, उनका मनोरंजन करना होता है, ठीक है ना। क्या करना होता है? पाठकों को सूचित करना यानी जानकारी देना, जागरूक बनाना, मनोरंजन करना होता है। तो ये जो लेखन किया जाता है तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर किया जाता है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, सॉरी, तीसरी बात हो गई। अब यहाँ पे चौथी बात कि अखबार और पत्रिका में एक निश्चित शब्द सीमा के भीतर अपनी बात कहनी होती है और हर हाल में इस अनुशासन का पालन करना पड़ता है। शब्द लिमिट, जो शब्द लिमिट होती है, समय, शब्द सीमा, उसका यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए अखबारी लेखन में शब्दों की किफायत पर बहुत जोर दिया जाता है। और इससे जुड़ी बात यह है, कई बार अखबार पत्रिका के संपादक आपको निर्देश यानी ब्रीफ देते हैं कि आपसे किस विषय और उसके किस पहलू और कोण पर फोकस करें। देखिए, तो ये क्या यहाँ पे हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, विशेषता भी हो सकती है, ठीक है ना, कि पत्रकारी लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आंसर यही होगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, पत्रकारी लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, लिखिए। पत्रकारी लेखन की कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पत्र लेखन करते समय याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो या जब आप पत्रकारी लेखन करते हैं, आपको मौका दिया जाता है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी बातें हो गई, ठीक है ना। तो पहली बात यहाँ पे हो गई, ठीक है ना, दूसरी बात यहाँ पे हो गई, तीसरी है, चौथी बात यहाँ पे हो गई। 4 बातें यहाँ पे हो गई हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे आप इसकी विशेषता के रूप में भी लिख सकते हैं पत्रकारी लेखन का, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे समाचार पत्र के लेखन के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, देखिए। तो समाचार पत्र लेखन में यानी कि जो प्रकाशित सामग्री होती है 3 हिस्सों में इसको बांटा जाता है, समाचार, फीचर और विचार परक सामग्री, ठीक है ना। और इन तीनों को लिखने की जो शैलियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, राइट। और इनके बीच घालमेल को अच्छा नहीं माना जाता है, तालमेल को। और उनके बीच लेखन शैली के अंतर इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार इस फर्क को लेखन शैली के आधार पर भी देखा जाता है। तो समाचार पत्र के लिए लेखन के महत्व प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, देखिए। तो समाचार फीचर, विचार परक सामग्री। तो समाचार लेखन यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। समाचार पत्रों के लिए लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समाचार लेखन होता है, ठीक है। ये शुरू से हम पढ़ते हैं तो क्यों इसको बाद में पढ़ें, ठीक है ना। और समाचार पत्रों में 60 से 70% सामग्री जो होती है वो किसकी होती है, वो समाचार की होती है। अखबारों का मुख्य काम होता है पाठकों को खबरें देना, कोने कोने की खबरें होती है, छोटी छोटी लाइनों में 10-10, 15-15 न्यूज की लाइनें होती हैं ना, और उसमें देखिए छोटे छोटे ब्रैकेट में लिखी होती हैं। तो लेकिन समाचार लेखन की प्रक्रिया या पद्धति पर चर्चा से पहले बताना जरूरी कि समाचार से हमारा आशय क्या है। अब देख लीजिए, पूरी यूनिट पढ़ने के बाद जब सेकंड यूनिट में आए तो यहाँ पे समाचार का आशय बता रहा है। चलिए, किसी समाचार किसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। तो समाचार कोई भी ताजी घटना, विचार या समस्या होती है, उसकी रिपोर्ट होती है और जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। तो यह हर घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट समाचार नहीं होती है। किसी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए कई शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पूरा किए बिना वह समाचार नहीं बन सकते हैं। पहली बात कि समाचार में नवीनता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि किसी भी स्थिति में कोई बदलाव हुआ हो या ना होने की संभावना हो तो यह समाचार का विषय है, तो उसमें नवीनता। दूसरा क्या है, उसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ रहा हो, ठीक है ना, यानी किसी घटना, विचार, समस्या का जितने अधिक से अधिक लोगों पर असर रहेगा या पड़ने की संभावना होगी वह उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो 2 हो गया, पहले क्या हो गया, नवीनता, दूसरा प्रभाव यानी प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़े, और तीसरा हो जाता है यहाँ पर कि घटना, विचार, समस्या। ये 3 चीजें आपको माइंड में रखनी होंगी, घटना, विचार, समस्या, क्योंकि घटना, विचार, समस्या का जो रिपोर्ट होता है वही समाचार होता है। तो घटना, विचार, समस्या हमारे पाठकों से भौगोलिक या सांस्कृतिक रूप से जितना नजदीक होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। यानी कि दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्र के लिए दक्षिण भारत में हुई किसी घटना की तुलना में दिल्ली में हुई घटना ज्यादा समाचार कहलाएगी। मैंने कहा ना, रीजनल बेस पे समाचार होते हैं, तो दिल्ली वाला व्यक्ति दिल्ली का ही समाचार पढ़ेगा,
साउथ इंडिया का नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना, और ना ही एमपी वगैरह का पढ़ेगा। मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी के ही समाचार को पढ़ना पसंद करूंगी, हमारे क्षेत्र की घटनाएं को जानना पसंद करूंगी, समाचार देखूंगी, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है ना। पहला यहाँ पे हो गया नवीनता, ठीक है, यानी कि समाचार को कौन कौन सी चीजें पूरी करती, समाचार में किन किन चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। तो नवीनता होना जरूरी होता है, पहले में हो गया। दूसरा हो गया प्रभाव, यानी अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव इसका पड़ रहा हो। और तीसरा हो गया घटना विचार समस्या, यानी भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से जितना वह नजदीकी होगी, समाचार बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा उसकी होगी, ठीक है ना। ओके, फिर समाचार फ्यूचर लेखन आ गया। ओके, फिर विचार परक लेखन आ गया। समाचार लेखन की प्रक्रिया और शैली क्या होती है। हाँ, ये शैली इंपॉर्टेंट है आपका समाचार लेखन की, ठीक है ना। शैली यानी लिखने का ढंग, जो हम इसकी विशेषता में भी देख चुके, बहुत इजी, सहज और सरल होनी चाहिए, ठीक है। तो समाचार पत्रों को काम करने के लिए सभी लोगों को समाचार लेखन की प्रक्रिया को जानना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी कुछ गिनी चुनी शैलियां हैं, और उनमें एक शैली उल्टा पिरामिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उल्टा पिरामिड रेडियो वाले में भी था, ठीक है ना। उल्टा पिरामिड यानी इन्वर्टेड पिरामिड शैली सर्वाधिक लोकप्रिय प्रचलन में है, ठीक है ना। और सभी समाचार पत्रों में प्राय उसका पालन होता है। तो शैली उल्टा पिरामिड देख लेते हैं, क्योंकि ये लिखने की, समाचार लेखन की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। ओके, हो सकता है आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछ ले, शैली उल्टा पिरामिड से आप क्या समझते हैं। अब ये उल्टा पिरामिड क्या होता है ये अब देख लेते हैं। चलिए, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे पुरानी, पारंपरिक और स्वीकार शैली है, ठीक है, तो सभी को स्वीकार है। और दुनिया भर के समाचार मीडिया, चाहे अखबार हो, रेडियो हो या टीवी में, समाचार लेखन की शैली सबसे लोकप्रिय है। और इस शैली का इस्तेमाल 19वीं सदी के मध्य में शुरू किया गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिकी गृह युद्ध के समय हुआ। और इस शैली के विकास और उसकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण थे, जिसमें पाठकों की उत्सुकता के अनुकूल होना, संपादन में सुविधा और उसका लचीलापन होना, ठीक है। तो चलिए, उल्टा पिरामिड शैली है क्या। तो उल्टा पिरामिड शैली किसी समाचार को लिखने की वह शैली है जिसमें किसी घटना, विचार, समस्या, आप इन चीजों को माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। सबसे अहम और नए तथ्यों या सूचनाओं को सबसे पहले लिखा जाता है, और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों, सूचनाओं को लिखा जाता है। यानी उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की वह शैली है, ठीक है ना, वह ढंग है जिसमें किसी भी घटना, समस्या और विचार को सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद घटते हुए जो उससे कम मान, सबसे घटना, विचार, समस्या, जो महत्वपूर्ण घटना, विचार, समस्या होती हैं, उनको सबसे पहले लिखा जाता है। और उसके बाद घटते हुए महत्व के हिसाब से तथ्यों को रखा जाता है। उसके बाद जो फिर इंपॉर्टेंट होगा उसके दूसरे नंबर में, फिर उससे जो कम इंपॉर्टेंट होगा तीसरे नंबर में, उससे भी कम जो इंपॉर्टेंट होगा, यानी कम महत्व होगा, उसको चौथे नंबर में। तो महत्व के कारण उल्टा पिरामिड शैली चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण को सबसे ऊपर, फिर कम इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण को उसके नीचे, फिर उससे भी कम इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण को उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा जो होता है, समय के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और सूचना से शुरू होता है। तो कालानुक्रम के बजाय, समय के बजाय नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण तथ्य और सूचना से होता है। और यह शैली कथा या कहानी लेखन की उस प्रक्रिया के ठीक उलट होती है, उसमें कहानी कालानुक्रम से आगे बढ़ती है, क्लाइमेक्स यानी चरण सीमा पर पहुंचती है। तो कहानी, नॉवेल वगैरह में क्या होता है, कालानुक्रम यानी क्लाइमेक्स चलते हैं, और उसके बाद एक क्लाइमेक्स, दूसरा, तीसरा क्लाइमेक्स आता है और कहानी बढ़ती जाती है। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में ऐसा नहीं होता है, इसमें कालानुक्रम नहीं चलता है, बल्कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो इंफॉर्मेशन, सूचना होती है, उसके आधार पर इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कथा या कहानी लेखन को अगर सीधा पिरामिड नाम मान लिया जाए तो समाचार लेखन में ढांचा उलट दिया जाता है। तो कथा कहानी में सीधा पिरामिड चलता है, क्लाइमेक्स चलता है, फिर क्लाइमेक्स
क्लाइमेक्स, फिर क्लाइमेक्स, और जो उल्टा पिरामिड होता है जस्ट इसके अपोजिट होता है, पहले महत्वपूर्ण, फिर उसके कम महत्वपूर्ण, फिर उससे भी कम महत्वपूर्ण, उससे भी कम महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो समाचार सीधे क्लाइमेक्स से शुरू होता है, तो इसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं दी जाती हैं, ठीक है ना। तो क्लाइमेक्स यानी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, वो दे दिया गया, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो कम महत्वपूर्ण की घटनाएं होती हैं उनको दे दिया जाता है। तो इस तरह से शुरू तो सबसे पहले प्रमुख बिंदु से होता है, लेकिन उसका समापन कहीं भी कभी भी हो सकता है, किसी से भी किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग प्रमुख बिंदु, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन बिंदु, मेन न्यूज से होता है, और समापन किसी भी न्यूज से कर सकते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचार के ढांचे को मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला मुखड़ा या इंट्रो, तीसरा लीड यानी इंट्रो या लीड उसी कहते हैं, तीसरा बॉडी और चौथा समापन। अब मुखड़ा, ये मैंने रेडियो वाले में आपको पूरा पढ़ाया है। मुखड़ा या इंट्रो आमतौर पर समाचार की पहली 3-4 पंक्तियों या पहले पैराग्राफ को कहा जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, और लिख दिया गया कि कोविड ने अपने पैर पसारने फिर शुरू किए, या कोरोना की बड़ी रफ्तार, ठीक है ना। ये क्या हो गया है, दिल्ली में कोरोना की बड़ी रफ्तार, इस तरह से कुछ जो न्यूज़ें आती हैं, ठीक है ना। सीबीएसई एग्जाम 10th-12th के कल से शुरुआत, या पेपर लीक हो गया तो ये पेपर लीक। तो एक जो ब्रेकिंग न्यूज के रूप में हम देखते हैं, हेडिंग जो हम देखते हैं, वो मुखड़ा या इंट्रो कहलाता है, ठीक है ना, जो 3-4 पंक्तियों में या पैराग्राफ में होता है। फिर इसके बाद पंक्तियों में खबर के अन्य ब्यौरे बॉडी में आते हैं। यानी कि अब मान लीजिए कोरोना को ले लिया, तो दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, मुख्य या इंट्रो हो गया, लीड में हो गया। फिर उसके बाद अब दिल्ली में किस तरह से कहाँ बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्या क्या वहां पे ये हिदायत बरती जा रही है, कितने लोग वहां पे मर रहे हैं, क्या चीजें हैं, फिर ये जो खबरें होती हैं ये बॉडी में आ जाती हैं, फिर उससे कम महत्वपूर्ण वाली आती है, और उसके बाद खबर कहीं भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो खबर को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा नहीं करनी पड़ती है। हम लोग देखते हैं न्यूज वगैरह क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज होती है, उसके बारे में 2-4 और न्यूज बता दिया जाता है, फिर बोल दिया जाता है, थोड़ा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बस। तो कोई औपचारिकता नहीं की गई। तो ये होता है उल्टा पिरामिड शैली। तो कहने की जरूरत नहीं है कि उल्टा पिरामिड शैली में मुखड़ा या इंट्रो लेखन का सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वास्तव में वही समाचार होता है ना। और हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक बॉक्स बना होता है, 4-5 उसमें पॉइंट दिए हुए होते हैं, वो भी इंट्रो या मुखड़ा आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद उन पॉइंटों को विस्तार से बॉडी के रूप में समझाया जाता है अंदर, ठीक है ना। तो मुखड़े से ही पूरे समाचार की मिजाज और उसके प्रभाव की दिशा तय हो जाती है। और मुखड़ा लेखन के बोलते हैं ना कि 5 महत्वपूर्ण खबरें, है ना, और उसके बाद 10 महत्वपूर्ण खबरें, और उसके बाद फिर विस्तार से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो मुखड़ा लेखन के लिए न सिर्फ भाषा का पूरा अधिकार होना चाहिए, बल्कि समाचार को पहचानने की समझ भी होनी चाहिए। और एक आदर्श मुखड़े में किसी भी समाचार की सबसे महत्वपूर्ण सूचना आ जानी चाहिए, और उसे किसी भी स्थिति में 35 से 50 शब्दों 3-4 वाक्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वाक्य को छोटा, सरल और सहज होना चाहिए, ठीक है ना, राइट, ओके। तो ये आपका उल्टा पिरामिड हो गया, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे, क्यों के आधार पर समाचार की बॉडी तैयार की जाती है, क्या, कौन, कब और कहाँ का संबंध सूचनात्मक विवरण से होता है, जबकि कैसे और क्यों का संबंध व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक विवरण से होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे गए समाचार पर ध्यान दीजिए। पठानकोट 28 जुलाई का ये है, पंजाब के पठानकोट में आज एक शक्तिशाली बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार पठानकोट के नंदपुरा में बस अड्डे के पीछे एक कावड़ खाने में लोग गोले की धार से निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो ये है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया एक रेत घड़ी शैली। ये इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि रेत घड़ी शैली क्या होती है, ठीक है ना। पत्रकारिता लेखन बनाम साहित्यिक लेखन, जो मैंने विशेषताएं बताई थी, देखिए वही चीज आ गया यहाँ पे, आपको वही लिखना होगा। लक्षित पाठक वर्ग और समाचार पत्र, यानी कि पाठक तक, लक्षित है जिस पाठक तक पहुंचाना होता है, ये भी हमने आपको बताया है। और उल्टा पिरामिड शैली, इसमें उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है ना, हम आपको बता देते हैं। ये उल्टा पिरामिड शैली और पत्रकारिता लेखन बनाम साहित्यिक लेखन, दोनों क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। समाचार फीचर के प्रमुख रूप कौन से हैं, तो बैकग्राउंड होता है, यानी जो म्यूजिक चलती है बैकग्राउंड के जरिए, ठीक है ना। बहुत सारे पहलुओं को जो संबंधित घटनाएं होती हैं, पृष्ठभूमि की घटनाएं होती है, तीर की घटनाएं होती हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। तो पाठक को, उसका उद्देश्य मेन क्या होता है इस तरह के फीचर का, कि पाठक को किसी घटना की पृष्ठभूमि इतिहास से अवगत कराना होता है, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड से संदर्भ साफ होता है और उसके जरिए किसी भी घटना को एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो ये बैकग्राउंड हो गया किसका, समाचार फीचर के प्रमुख रूप के रूप में, ठीक है, ओके।
फिर दूसरा क्या हो गया, साक्षात्कार फीचर भी हो गया। यह भी एक प्रचलित और लोकप्रिय समाचार फीचर है जिसमें किसी घटना या मुद्दे से जुड़े किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साक्षात्कार के आधार पर उस घटना या फिर मुद्दे, ठीक है ना, उस घटना या मुद्दे के पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। तो साक्षात्कार फीचर का उद्देश्य साक्षात्कारकर्ता से ऐसे जानकारियां, विचार और भावनाएं प्राप्त करना होता है जिससे जो घटना हुई हो, जो मुद्दे हुए हो, उनका अर्थ स्पष्ट हो सके। फिर व्यक्तिपरक फीचर होता है। तो समाचार फीचर का एक और जाना पहचाना रूप है व्यक्तिपरक फीचर, यानी समाचारों की सुर्खियों में आए किसी व्यक्ति पर फोकस करके उसके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों, खासकर कुछ जाने अनजाने जो अनछुए पहलू होते हैं, उनको सामने लाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत जो फीचर होता है व्यक्तिपरक में चर्चित और कम चर्चित दोनों तरह के व्यक्तियों के यहाँ पे शामिल किया जाता है। उनकी उपलब्धियों को पाठकों के सामने लाया जाता है, जो जीवन में उन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने उपलब्धियां, अचीवमेंट हासिल की है, ठीक है। विवरणात्मक फीचर भी होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं चलती हूँ। लिविंग द न्यूज लिविंग द न्यूज फीचर। लिविंग द न्यूज फीचर एक ऐसा समाचार फीचर इसमें लेखक स्वयं अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। जैसे आप एक स्कूल शिक्षिका की भूमिका में पूरा दिन बिताने के बाद अपने खुद के अनुभवों के आधार पर उस स्कूल या स्कूली शिक्षा का हाल बता सकते हैं। तो इसी तरह से आप अस्पताल के कर्मचारी बनकर अपने अनुभवों के आधार पर स्वास्थ्य सेवा का हाल बयान कर सकते हैं। इस फीचर का एक दूसरा रूप है। रूप यह है कि आप किसी शिक्षक, नर्स या डॉक्टर से अपने अनुभव सुनाने को कहते हैं और उसे कलम बंद करके प्रस्तुत किया जाता है। तो ये फीचर का एक और रूप यह है कि जब किसी बड़ी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा के दौरान मौत के मुंह से निकलकर आने वाले व्यक्तियों के अनुभवों, उनकी जद्दोजहद भावनाओं, कठिनाइयों को खुद उनकी जुबान से सुनना। तो ये लिविंग द न्यूज का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष चीज के बारे में खुद अपने मुंह से बताना, अपने बारे में खुद, यानी उसने उस चीज को अनुभव किया हो, ठीक है ना। जैसे युद्ध हो रहा, वो वहां पे गया हो, वहां से बच के आ गया, तो वो वहां का एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाइव टेलीग्राम वो बता रहा है कि वहां पे क्या क्या चीज हुआ था, उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, क्या क्या चीज उसने वहां पे झेली है। तो ये चीज कहलाती है लिविंग द न्यूज, ठीक है। ओके, अन्य प्रकार के भी फीचर है तो हम नहीं देखेंगे। ओके, सॉरी, जो वेरी इंपॉर्टेंट था उसे हमने ले लिया, देख लिया, ठीक है ना। तो इसमें हमने इतने देख लिए, सारांश भी आ गया है, ठीक है। यानी ये जो आपकी यूनिट है फिनिश्ड हो चुकी है, ठीक है। समाचार पत्रों के लिए लेखन जो होता है 3 प्रकार का होता है, समाचार लेखन, फीचर लेखन और विचारपरक लेखन। और इन तीनों लेखन की शैलियां अलग अलग होती है, हम सब ऊपर पढ़ चुके हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है यहाँ पे, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम यूनिट 3 लेंगे, संपादकीय पृष्ठ के लिए लेखन, संपादकीय पृष्ठ का महत्व, संपादकीय पृष्ठ के प्रकृति, क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें देख लेंगे, जब पढ़ाएंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे ना तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो टेक केयर, बाय।